हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए, इसमें क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदान में भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार की होती हैं या अलग अलग? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। देखिए, अब हम आगे देखेंगे कि हमारे देश में विश्व की तुलना में कितनी प्रतिशत जैव विविधता है और कितना जीवों की जातियां हैं, कितना पौधों की जातियां हैं, इसके बारे में। देखिए, क्या दिया गया है आगे। हमारे देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। देखिए, 12 जैव मुख्य रूप से जैव विविधता वाले देश हैं, जिनमें से भारत भी एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर तथा एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। देखिए, यहाँ क्या बताया है, 47,000 पौधों की जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जिस कारण यह 10वें स्थान पर है और एशिया में 4थे स्थान पर है भारत। ठीक, आगे क्या दिया गया है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों का लगभग 6% है। भारत में 15,000 फूल के पौधे हैं, जो विश्व का कितना है, 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूल वाले पौधे हैं, जो सिर्फ फर्न, शैवाल जिसको एल्गी भी कहते हैं, कवक जिन्हें फंजाई भी कहते हैं, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। देखिए, जानवरों की जो जातियाँ हैं, कहीं कहीं एनसीईआरटी में आप देखेंगे 89,000 दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 90,000 89,000 के आसपास है लगभग। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। वनस्पति में प्राकृतिक जो वनस्पति होती है, इनका मुख्य रूप में विभाजित कर सकते हैं कि वह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं उगती हैं तथा लंबे समय तक उस पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो आप अक्षत वनस्पति के बारे में जान सकते हैं। अक्षत यानी कि यह प्राकृतिक रूप से उगी हुई वनस्पतियां हैं। ऐसे आप देखेंगे कि जंगलों में जो नेचुरल रूप से घास, पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं और इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। ठीक, आगे दिया गया है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फसल लगाते हैं, बागान लगाते हैं, फलों के उद्यान लगाते हैं और फूलों के बागान लगाते हैं, तो इस प्रकार वह प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति वही वनस्पति होती हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वयं उगती हैं और इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। तो आप इसको रिकैप कर लीजिएगा। देखिए, क्या बताए हैं कि भारत जो है विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ पर लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के 4थे स्थान पर है। एशिया के देशों के 4थे स्थान पर। ठीक, ये बात हो गई। अब फूलों, लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व का लगभग 6% स्थान रखता है। यानी कि यदि विश्व में 100% फूल पाए जाते होंगे तो उनमें से 6% फूल भारत में ही मिलते हैं और वह कितना है, 15,000 फूलों की प्रजातियाँ।
ठीक। और इस देश में बिना फूल वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसे बिना फूल के पौधे आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर फर्न होता है, शैवाल होता है, कवक होता है। ये बिना फूल वाले पौधों के उदाहरण हैं। अब आप देखिएगा कि लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ समुद्री पानी में पाई जाती हैं। यानी जानवरों की यदि बात करें तो लगभग 90,000। अभी हमने बताया कि NCERT में कहीं कहीं पर 89,000 भी दिया गया है। तो इतना इसका पॉइंट था। ठीक, आगे देखिएगा, आगे दिया गया है। अब यहाँ पर देशज और विदेशज वनस्पति किसे कहेंगे? तो आपसे ये बताइए कि देशज यानी देश के अंदर, विदेशज यानी देश के बाहर। ठीक, ये दोनों आप दिमाग में इतना रख लीजिए। बाकी देखिए क्या दिया गया है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं, यानी कि देश के अंदर ही उनका उत्पत्ति हुई है या बाहर कहीं किसी अन्य देश से नहीं आई हैं, लेकिन भारतीय हैं उसे देशज कहीं कहते हैं। वहीं जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं विदेशज पौधे हैं। जैसे आलू बाहर से आया है, अन्य प्रकार के कैसे पौधे मिलेंगे, कपास देखिए लाया गया है, तो ये सब विदेशी पौधे होते हैं। भारत के जो मूल से पौधे हैं उन्हें हम देशज पौधे कहेंगे। ठीक, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पौधों की उत्पत्ति से। वनस्पति जगत का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र और किसी समय में पौधों की उत्पत्ति। आप अपने आसपास के क्षेत्र को ले लीजिए और किसी निश्चित समय में पौधों की उत्पत्ति से वनस्पति जगत के अंतर्गत अर्थ समझते हैं। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। आप देखेंगे कि इतनी विविधता क्यों है। भारत में ही देख लीजिए लगभग 47,000 पौधे हैं और लगभग 90,000 जानवर की जातियाँ हैं। यह विविधता क्यों है, इसके कारण आप देख लीजिएगा। पहला कारण होता है कि धरातल, उस स्थान का धरातल कैसा है, ये भी डिपेंड करता है कि धरातल कैसा है। तो वहाँ पर रहने वाले पौधे जीव जंतु भी इससे प्रभावित होते हैं। देखिएगा कैसे। पहला है भूभाग। अब आप देखिए कहीं पर आप हैं, यदि मैदानी क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर देखेंगे जनसंख्या ज़्यादा है, और यदि वह स्थान यदि कोई भूभाग जंगल नुमा है तो वहाँ पर जानवरों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से भूभाग भी प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत को प्रभावित करता है। देखिए, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में ही एक प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़-खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें प्रायः वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। तो इसमें यही बताया रहा है कि यदि भूभाग किस प्रकार का रहेगा तो उसी प्रकार के जीवों तथा वनस्पतियों का विकास होगा। यदि धरातल ऊबड़-खाबड़ होगा तो वहाँ पर वनस्पति, घास और जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। यदि मैदानी क्षेत्र रहेगा तो वह कृषि प्रधान रहेगा, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। यदि लोग ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ जीव जंतुओं की आगमन में रुकावट डालेंगे। ठीक, इस प्रकार से वहाँ पर प्राणियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे देखिएगा मृदा किस प्रकार वनस्पति और प्राणी को प्रभावित करती है उनकी बसावट के आधार पर। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो बात सही है, जैसे आप स्थान बदलेंगे तो मृदा
में परिवर्तन होता रहता है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मृदा ही विविध प्रकार की वनस्पति का आधार बनता है। क्यों? क्योंकि जब मृदा के पैटर्न को आप देखेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर मृदा के गुणवत्ता, रासायनिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं आप देखिएगा मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ, नदियों के डेल्टा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्वतों के ढलान पर जहाँ मृदा परत गहरी है उस शंकुकार वन पाए जाते हैं। तो मृदा देखिए परिवर्तित हो रही है। यदि आप रेगिस्तान में जाएंगे वहाँ की मृदा में किस प्रकार की वनस्पति देखेंगे? आप देखेंगे वहाँ पर बबूल के पेड़, कैक्टस के पेड़, कंटीली झाड़ियाँ, ये सब देखने को मिलता है। वहीं आप नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाएंगे, यानी कि ऐसे वन जो कुछ निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। बाकी पर्वतीय ढलान वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे कि यदि मृदा परत की गहराई ज़्यादा है तो वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा मृदा और हमने क्या देखा? भूभाग। बाकी आगे देखिएगा जलवायु। जलवायु में तापमान और वर्षण को देखेंगे मुख्य रूप से। अब आप देखिएगा तापमान और वर्षण किस प्रकार से प्राणी और वनस्पति को प्रभावित करता है। देखिएगा क्या दिया गया? वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। उदाहरण से आप देख लीजिए, यदि आप विषुवतीय क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ की वनस्पति और शुष्क क्षेत्रों में या शीतोष्ण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ की वनस्पति में भिन्नता देखने को मिलेगी। अब आप देखिएगा हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप पठार की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उससे उष्ण कटिबंध से उपोष्णकटिबंधीय तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। ठीक, सूर्य का प्रकाश भी डिपेंड करता है। सूर्य का प्रकाश एक प्रकार समझ लिए तो तापमान ही स्रोत सूर्य का प्रकाश है, तो जो हमने ये वाला पढ़ा है इसी प्रकार समझेंगे। किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। अधिक समय तक मिलने वाले वृक्ष की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तापमान यदि अधिक समय तक मिलेगा तो कारण वृक्ष जल्दी पनपेंगे। अब आप देखिएगा जैसे आप किसी बड़े से विशाल पेड़ के नीचे जाएंगे तो देखेंगे जो पौधे होंगे बहुत छोटे धीरे धीरे पनपते हैं। वहीं जो पेड़ पौधे खुले मैदान में जहाँ पर तापमान यानी कि सूरज की रोशनी अच्छे से मिल रही है तो वो पेड़ बहुत ही अच्छे से पनपेंगे या उनकी वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत अधिक होगी। ठीक, आगे देखिएगा वर्षण। अब वर्षण के बारे में हम समझते हैं। वर्षण यानी कि वर्षा। भारत, अब ये देखिएगा हमने जो जलवायु वाले चैप्टर में देखा था, भारत के मानचित्र पर हमने वर्षा के पैटर्न को देखा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। आप याद कर पा रहे होंगे कि जो पश्चिमी तट का पश्चिमी घाट वाला पार्ट था वहाँ पर वर्षा अधिक देखने को मिलती थी और ये उसी प्रकार से पूर्वोत्तर वाले राज्यों में जैसे मेघालय, असम क्षेत्रों में भी वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिलती थी। और आप इसी पैटर्न को यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ देखेंगे सेम पैटर्न यहाँ भी मिलता है, वर्षा अधिक मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ वनस्पति भी अधिक होगी। वहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण सदाबहार वन मिलेंगे। तो आगे देखिएगा क्या है, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक इसका एक पैटर्न दिमाग में बैठा लीजिए कि यह महीने में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने तक रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून का असर। एवं पीछे हटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। हमने भी बताया कि जहाँ अधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा
कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वन मिलेंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर एवं पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। अब आप बताइए क्यों है। हमने जलवायु वाले चैप्टर में बताया था कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग पवनभिमुखी ढाल होने के कारण वर्षा अधिक प्राप्त होती है और नमी भी अधिक बनी रहती है। वहीं पश्चिमी घाट के पूर्वी दिशा में पवनभिमुखी भाग होने के कारण जो मानसूनी पवनें हैं नहीं पहुंच पाती, जिस कारण वहां पर वर्षा कम होती है और यह वृष्टि छाया प्रदेश होता है। तो अभी हमने बताया जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वह स्थान अधिकांशतः वनस्पतियों के उगने का स्थान होता है, इसलिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वनस्पति अधिक देखने मिलती है पूर्वी घाट की अपेक्षा। ठीक, यही बात यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। बताइएगा क्यों आवश्यक है। यदि हम आपसे पूछें कि वन मनुष्यों के लिए क्यों आवश्यक है, तो आप हमको केवल आपको वन से क्या क्या मिलता है, हमको 3 चीज़ बताइएगा सोच करके। ठीक, आगे देखो तो क्या दिया गया। वन नवीकरणीय योग संसाधन है। वन नवीकरणीय योग संसाधन, अब इसको आप देख लीजिए। नवीकरणीय योग रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि वे ऐसे संसाधन जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बाहरी हस्तक्षेप के नष्ट नहीं होते हैं, उनका पुनर्चक्रण होता रहता है। अब आप वन को देख लीजिए, यदि आप वन को देखेंगे तो वन में वृद्धि होती है, कुछ पेड़ सूख रहे होते हैं, वहीं कुछ पेड़ों की नए पेड़ों की विकास होता रहता है। इस प्रकार पेड़ कभी नष्ट नहीं होते, इसीलिए नवीकरणीय योग संसाधन की संज्ञा दी जाती है। नवीकरणीय योग, यहाँ योग शब्द का मुख्य रूप से यह अर्थ है कि इसमें हस्तक्षेप होने पर यह क्रिया रुक जाती है और यह नवीकरणीय संसाधन नहीं हो पाएगा तब। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस शब्द को दिया गया है। आगे देखिएगा, और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है तथा कई समुदायों की जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटन को आकर्षित करते हैं। ये पवन तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में सहायता करते हैं, मृदा को जीवाश्म मिलता है तथा वन्य प्रणालियों को आश्रय। देखिए, वन की आवश्यकता को नीचे बता दिया गया है। कहाँ नवीकरणीय योग संसाधन होने के कारण वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, जलवायु तथा मृदा अपरदन मृदा की गुणवत्ता, कई समुदायों की जीविका, और यह प्राकृतिक दृश्य होने के कारण पर्यटन का क्षेत्र आकर्षित करते हैं, पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में मदद करते हैं, और ये मृदा में जीवाश्म यानी कि ह्यूमस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मुख्य रूप से वन प्राणियों का आश्रय भी देते हैं। तो यही बताया गया है यहाँ पर। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया, जैसे ही कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। तो यहाँ पर बताया है कि भारत में इनका पैटर्न क्यों कम हुआ है। क्योंकि कृषि, पहले तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि में विस्तार के लिए वनों का काटना आवश्यक हो जाता है,
जिस कारण वनों का विनाश होता है और उद्योगों का विकास होने से भी उसके से निकलने वाले धुएँ, अपशिष्ट पदार्थ वनों को विनाश में नुकसान पहुँचाते हैं। शहरीकरण परियोजनाएँ जैसे सड़क निर्माण या आधारभूत संरचना जैसे मकान निर्माण, ये सब भी वनस्पतियों की ह्रास के प्रमुख कारण बन जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल ये लगभग बताया गया, इसको याद करना जरूरी नहीं है। इतना था वन का क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम क्षेत्र को छोड़कर जैसे हिमालय, मध्य भारत तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति शेष मनुष्य का हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक रूप से संपूर्ण रूप परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई हैं। हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, देखिएगा हम यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के वनों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से वन हैं? पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नाम को ध्यान से देखिएगा और इसको सोचने का प्रयास करिएगा कि यह क्या कहना चाह रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले तथा वन झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। अब आप देखिए, इसको हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, भारत में के इन हम 5 प्रकार के वनों को पढ़ते समय मुख्य रूप से हम इन 4 बिंदुओं पे ध्यान रखेंगे। पहला बिंदु हमारा रहेगा कि यह वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा कि इस प्रकार के वनों में वर्षा की मात्रा क्या है। अगला हमारा रहेगा इसके उदाहरण क्या क्या हैं कि कौन से वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अन्य विशेषताएं जो शामिल हो सकती हैं। देखिए, हम देखेंगे कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला है पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि दोनों द्वीप समूह, पूर्व वाले भाग, पश्चिम वाले भाग, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ठीक, इन स्थानों के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन या कटीलेदार झाड़ियाँ। आगे देखिएगा क्या दिया गया है कि ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं या भली भांति विकसित होते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यानी वर्षा की मात्रा क्या रहती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो आप देखिएगा पश्चिमी घाट, हमने जलवायु वाले चैप्टर में देखा था कि पश्चिमी घाट में वर्षा सबसे ज़्यादा होती थी। असम पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप तथा अंडमान द्वीप की बात उस समय नहीं की गई थी, लेकिन वहाँ पर भी वर्षा की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये विषुवतीय क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण। और तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर स्थिति यह है कि यहाँ पर लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ 200 सेंटीमीटर से लगभग वर्षा अधिक पहुँच जाती है कुछ क्षेत्रों, पूरा तमिलनाडु में नहीं।
और एक यहाँ की इसकी एक विशेषता है कि इन वनों में वृक्षों की जो ऊंचाई होती है 60 मीटर या उससे अधिक तक पहुंच जाती है। आप इस प्रकार के वनों में जब जाएंगे तो वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, ऊंचाई तक होती है। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं तथा यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों में कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः वन हमेशा हरे भरे लगते हैं। इनमें पाए जाने व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जैसे आबनूस, जिसे एबोनी भी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। इनके नाम आप याद रखिएगा क्योंकि सीधे क्वेश्चन बनाता है। आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। ठीक। अब इन वनों में जानवरों की बात किया है कि बंदर, लैगमुर, हिरण और एक सींग वाला गैंडे असम, पश्चिम बंगाल में दूसरे क्षेत्र मिलते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है। बाकी अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, असम के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर शुष्क ऋतु पाई जाती है और यहाँ पर वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहता है, यानी गर्मी रहती है लेकिन नमी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं और लताएँ भी होती हैं। ये जो वृक्ष, लताएँ, झाड़ियाँ हैं विभिन्न ऊंचाई के ऊपर रहती हैं और इसके कई स्तर देखने को मिलते हैं। पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, क्योंकि जब कई प्रकार के वृक्ष होते हैं तो कोई वृक्ष की पत्ती अपनी झाड़ रहा होता है, वहीं कोई वृक्ष अपनी नई पत्ती निकाल रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पर पता ही नहीं चल पाता कि ये कब अपनी पत्तियाँ झाड़ रहे हैं। इसलिए हमेशा सदाबहार हरे भरे बने रहते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, आबनूस, जिसे एबोनी भी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। अब सिंकोना देखिएगा, आप पढ़े होंगे, सिंकोना की छाल से कुनैन नामक की दवा बनाई जाती है मलेरिया की। ठीक है। और रबड़ आपको पता ही है, रबड़ जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। रोजवुड की लकड़ी बहुत हार्ड होती है, महोगनी है, आबनूस, एबोनी है, इसको याद रखिएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए हमने क्या बताया, इसके कई स्तर होते हैं। नीचे झाड़ी हो गई, उसके ऊपर कुछ छोटी बड़ी लताएं होती हैं और बड़े वृक्ष होते हैं, 40 मीटर तक, 60 मीटर तक भी वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से देखने को सदाबहार वनों में मिलता है। ठीक है। आगे देखिएगा, इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये जीवों के बारे में अपना मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जीव लगभग वनों में, अन्य वनों में भी देखने को मिलते हैं। इसके केवल चारों ही विशेषता को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया गया है, आगे देखिएगा क्या दिया है। देखिए अगला वन हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक। देखिए इसमें हम क्या है कि पहली बात, ये स्थान कहाँ से, इसको देखेंगे। भारत के बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्म के साथ 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को देख लेते पहले। पश्चिमी घाट, तमिलनाडु का कुछ भाग, पूर्वोत्तर राज्य में मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्य रूप से 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वर्षा मुख्य रूप से उत्तरी मैदान,
पश्चिम बंगाल का कुछ, झारखंड का क्षेत्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र कुछ आता है। इस यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अब जल की उपलब्धता अलग अलग होती है, क्योंकि कहीं पर आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, और कहीं पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक होती है। तो अलग अलग देखने को यहाँ पर वन मिलते हैं। तो सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपाद प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों, पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढाल। सागौन इन वनों का प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के व्यापारिक वृक्ष महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। ये आर्द्र वाले क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो आर्द्र वन है, आर्द्र यानी कि जहाँ जिस वनों में नमी ज़्यादा होती है, और नमी कितना, आप वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर नमी 100 सेंटीमीटर से वर्षा 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहाँ का एक मुख्य वृक्ष का नाम बताइए। सागौन। अन्य वृक्ष बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं, ये मिलती हैं। अब शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर कृषि में प्रयोग लाने को साफ कर लिया गया है, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं। अब आप इसको देख लीजिए। हम एक एग्जाम्पल उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें हम नीम का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। यदि उत्तर प्रदेश, बिहार के रहने वाले होंगे तो इस प्रकार से आप नीम के वृक्ष को देखते होंगे। ये शुष्क पर्णपाती वन है, और पर्णपाती वन की एक विशेषता होती है, कितने समय तक वो पत्तियाँ अपनी झाड़ते हैं, बताइएगा आप। कितने समय के लिए? 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं। ठीक, इस प्रकार के वन मिलते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार वाले क्षेत्र, और प्रायद्वीपीय के आंतरिक भाग वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। आगे देखिएगा वन है, यही बताया ना, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब आप एक बात का और ध्यान में रखिएगा कि इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, सतत शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र में आपने देखा था पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये जो समुद्र के नज़दीक वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से आर्द्र वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तमिलनाडु का कुछ भाग, और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, वृष्टि छाया प्रदेश से जो सटा हुआ भाग होगा, वहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होती है, क्योंकि ऐसा नहीं पूरी वर्षा को पश्चिमी घाट रोक ही लेता है। कुछ मात्रा में मानसूनी पवनें पूर्वी दिशा में भी चली जाती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। अब हमने कितना पैटर्न पढ़ा है? वर्षा की मात्रा कितनी बताई गई है? पहला था हमारा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा सदाबहार वन रहेगा, और 170 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा। इसमें दो भाग बांटे गए थे, कौन कौन से? पहला भाग था कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर को हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय
आर्द्र पर्णपाती वन और 70 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों को में पाए जाने वनों को उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहेंगे। और 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को में पाए जाने वाले को 70 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन होंगे कंटीली वन या झाड़ियाँ पाई जाएंगी, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधों का कुछ उदाहरण अकासिया, खजूर जिसे पाम भी कहते हैं, यूफोरबिया, नागफनी, कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क क्षेत्रों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। यहाँ पर जीव, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि यहाँ ऐसा स्थान जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पर कंटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह स्थान भारत में कहाँ कहाँ पर हैं? गुजरात है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का अर्ध शुष्क क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और इसमें वृक्ष मुख्य रूप से अकासिया है, खजूर है, यूफोरबिया है, नागफनी जिसे कैक्टस या कैक्टाई भी कहते हैं, यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के जो वन होते हैं इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी क्यों होती हैं, छोटी क्यों होती हैं? तो आप बताएंगे सर यहाँ पर पत्तियाँ छोटी होने का मुख्य कारण है कि ये जल की कमी, जिस कारण पत्तियाँ छोटी होती हैं, अतः वाष्पीकरण कम होता है। पर्वतीय वन आप जब देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो पर्वतीय वन है यह पर्वतीय वन कटीली झाड़ी देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा बबूल का पेड़ है, इस प्रकार के कांटे रहते हैं और इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। क्यों होती हैं? अभी आपने बताया है कि पत्तियाँ छोटी रहेंगी तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि जल यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक, आगे आप देखिएगा पर्वतीय वन में तापमान की कमी ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर आता है। अब आप देखेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर आप तापमान की कमी महसूस करते हैं, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो यही स्थिति बनती है कि वहाँ पर अब तक जितने हम वन को पढ़े हैं सिवाय मैंग्रोव वन को छोड़कर इस प्रकार क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं जितने पढ़े हैं, जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में साथ साथ देखने को मिलता है। तो कभी हमने बताया ना कि यहाँ पर वनस्पति जैसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जाएंगे विषुवतीय क्षेत्र में से टुंड्रा की तरफ जाएंगे तो वनस्पति का जो पैटर्न मिलता है उसी प्रकार हम पर्वतों पर जब नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो इस प्रकार के पेड़ों का पैटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुव की तरफ जाने पर तापमान में कमी होती है। सेम उसी प्रकार से जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में धीरे धीरे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता है। तो नीचे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वन पाए जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टुंड्रा और मैंग्रोव वन में देखने को मिलता है। तो आप
इसी प्रकार अंतर पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे देखिएगा। अब यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर बताया गया है कि जब आप 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ कैसे वन मिलेंगे? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इनमें क्या होती हैं? इनकी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? ओक है, चेस्टनट है, जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। अब जब हम 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच आप शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। एवन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः वन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलता है, क्योंकि आप यदि घास के पैटर्न को देखेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध में घास के मैदान में बड़ी बड़ी घासें देखने को मिलती हैं। उस प्रकार से यहाँ पर मिलता है। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों की मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में क्या मिलता है? कश्मीरी मिर्ग, चितारा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बत बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं पर लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़, बकरियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम पर्वतीय वनों पर पाए जाने वाले वनों के पैटर्न को देखते हैं। रिकॉल कर लीजिए। आप देखिए, यदि आप पर्वत, एक हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या बताया अभी कि हम जैसे पर्वतीय क्षेत्र से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो उसी प्रकार से वनस्पति पैटर्न देखने को मिलता है जैसे हम उष्ण कटिबंध से ध्रुव की तरफ जाते हैं। जैसे हम उष्ण कटिबंध में रहेंगे, विषुवतीय क्षेत्र में रहेंगे तो क्या मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आप अल्पाइन या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति देखने को पाते हैं। अब आप देखिए, यदि आप नीचे से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर आप आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाएंगे। इनमें चौड़ी पत्ती होती है, इनकी चौड़ी पत्ती होती है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मुख्य रूप से जब आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे ओक नाम का एक पेड़ है और चेस्टस, ये दो मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। ओक चेस्टनट है, जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। अब आप देखिए, जैसे हम 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्य देखते हैं तो वहाँ पर इनके बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। देखिए कैसे वन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। शंकुधारी वन है कि नहीं है? ऐसे कोननुमा बना संरचना है। शंकुधारी वन वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें इनके नाम याद रखिएगा। चीड़ है, देवदार है, सिल्वर, स्प्रूस, सीडर, ये सभी वृक्ष हैं। अब जैसे हम एवन प्रायः एवन मुख्य रूप से हिमालय के दक्षिणी ढालों में देखने को मिलते हैं और दक्षिणी ढाल और दक्षिण क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत इस प्रकार के वन देखने को पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर प्रायः शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी हमने बताया कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आप शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान के स्थान पर अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च, हैं। ठीक, जब आप 3600 से
अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो सिल्वर फर्न, पाइन, बर्च मुख्य वृक्षों की प्रधानता होती है। जैसे जैसे हम रेखा के निकट जाते हैं तो वृक्षों का आकार देखिए, ढेर ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो वृक्षों का आकार छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं जिनमें अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल अपनी बकरियों चराने के लिए घासों का उपयोग करते हैं। इनमें आप देखेंगे, इससे अधिक ऊंचाई पर जाने पर आप मांस, लीचन और घास टुंडा वनस्पति पाई जाती है। अब आप देखिएगा, पर्वतीय वन हो गया। अब मैंग्रोव वन देख लेते हैं। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से आप जब बात आए इसका तो वहाँ पे ध्यान में रखिए, यह वन मुख्य रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बार बार ज्वार भाटा आते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार भाटा आते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी तथा बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इन नदियों के डेल्टा वाले भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, हेंगर वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल तथा कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो अब इसका हम देखिए कैसे वन मिलते हैं। यह जो नदी जा रही है मुख्य रूप से समुद्र में मिलने जा रही है। तो यहाँ पर आप ऐसे वृक्षों को देखते हैं, यहाँ पर ज्वार भाटा अधिक आने के कारण इनकी देखिए जड़ों की मध्य जो मिट्टियाँ थी उसको निकाल कर बाहर कर दी हैं। तो ये वन ऐसे लटके रहते हैं। इनकी जड़ें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। ये बालू तथा गाद को बांधे रखती हैं। ठीक, और यह कहाँ कहाँ देखने को मिलता है तो हम देखेंगे कि अधिकतर डेल्टाई क्षेत्र जैसे गंगा नदी जहाँ पर मिल रही है समुद्र में वहाँ देखने को मिलेगा। गोदावरी, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सभी जब अपना मुहाना समुद्र बनाने से पहले जो वहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं तो वहीं पर ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। ठीक, आगे आप देखिएगा क्या दिया है, वन्य प्राणी। हमने देख लिया, इससे पहले हमने क्या देखा कि वनस्पति, हमने पेड़ों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे वन्य प्राणी, यानी कि वनस्पति हमने देखा था कि भारत में 47,000 वनस्पति प्रजातियां थी। उनमें कुछ को देखा है कि किस प्रकार के वन में किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब वन प्राणियों को देखेंगे जिनमें हमने भी बताया कि लगभग 90,000 वन प्राणी पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से धनी है जहां जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश के में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ यह कुल विश्व का लगभग 13% है। यहाँ मछलियों की लगभग 25 से 46 प्रजातियां हैं जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व का लगभग 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है, पक्षियों की प्रजातियां हैं, ये कुल विश्व की 13% है। यानी पूरे विश्व में यदि 100 पक्षी पाई जाती है तो 100 प्रकार की पक्षी पाई जाती है, तो भारत में 13 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये तो केवल हम समझने के लिए बता रहे हैं। 13% विश्व की तुलना में भारत में पाई जाती हैं पक्षियाँ। यहाँ मछलियों की 25 से 46 प्रजातियाँ हैं। विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व के लगभग 5 से 8% उभयचर सरीसृप जानवर पाए जाते हैं।
क्या आप जानते हैं, इसको देख लीजिएगा। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा आप। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल भारत है। देखिए, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उस तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ, केरल में तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधा तथा थार मरुस्थल में ऊँट रहते हैं। भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, गजेल, विभिन्न प्रजातियां वाले हिरण, कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां देखने को मिलती है। आगे देखिएगा क्या दिया है। गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बिल्ली जाति के सदस्यों का तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवर मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों की अपेक्षाकृत कठोर जलवायु में इसको सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाया जाता है। याक कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। यह जो गुच्छादार सींगों वाला है बैल जैसा जीव है, इसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारतीय नील जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगल गधे यहाँ भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी देखने को मिलता है। नदियों तथा झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल मगरमच्छ की ऐसी प्रजाति है जो विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, मैना, कबूतर आदि कुछ प्रजातियां हैं जो देश में व आर्द्र वनों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता और पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों को निश्चय से। देखिए, हमने जो फसलें इस समय गेहूँ जैसे चावल है, मटर, चना, सरसों है, इन सबको कहाँ से हमने प्राप्त किया है? एक जैव विविध पर्यावरण से चुना है। जैसे पर्यावरण में आप देखते होंगे बहुत प्रकार के वृक्ष, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, उनमें फल लगते हैं। उसी प्रकार से धान, गेहूँ, चावल भी था। पहले हमको नहीं पता था कि ये शुरू से ही कि ये हमारे खाने योग्य है, तो हमने इन विभिन्न पेड़ पौधों को खाया करते थे, जिनमें गेहूँ चावल जो था वह अधिक स्वादिष्ट लगता था, इसलिए उसको हमने चुन लिया और वर्तमान में उसका यूज कर रहे हैं। हमने बहुत से औषधि पौधों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु का भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए जानवर हमें क्यों बोझ ढोने, कृषि कार्य, यातायात साधन मदद करते हैं। आप एक और बात याद रखिएगा कि एशियाई शेर केवल गुजरात में गिर जंगलों में पाया जाता है। देखिए, एशियाई शेर ऐसे दिखता है, यह केवल गिर यानी कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आगे देखिएगा। एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से हमें पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे हमने पहले बताया कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों का अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं, 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी
वन्य जीव प्रजातियां संकट में हैं। कुछ भी नष्ट हो जाएंगी। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाब जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब आप ध्यान रखिएगा, देश में 18 जीव मंडल नीचे बनाए गए हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं जिनकी देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। इनमें क्या दिया गया, इनमें 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचकम, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। आप इसमें ध्यान रखिएगा, जो यहाँ दिया है 10, इसमें 12 की गई है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 12, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी है इसलिए परिवर्तित हो गया है। 10 की जगह पर कितना आप करेंगे, 12। हम इनका नाम बता दे रहे हैं। देखिए, सुंदरवन किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल। नंदा देवी कहाँ है, आप नंदा देवी जब देखेंगे तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, कहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी कहाँ बताइएगा, नीलगिरी का स्थान बताइए। मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। और नोकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी कहाँ है बताइएगा, मध्य प्रदेश। अचनकमर अमरकंटक एमपी में ही है। 2 के नाम और बताइएगा कौन कौन से हैं। एक है अगस्तमलाई और एक है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, और एक है पन्ना। ठीक, आगे अब हम इसको समझेंगे। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, देखिए इसको याद रखिएगा। 92 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को संरक्षण देने के लिए, पादप उद्यानों को संरक्षण देने के लिए कब योजना बनाएगी सरकार द्वारा, 1992 में। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई। ये तो चेंज हो चुका है करंट में, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 18 जीव मंडल नीचे कहाँ पर है। सुंदरवन हमने बताया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। कच्छ गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। दिहांग दिबांग कहाँ पर है बताइएगा, दिहांग दिबांग कहाँ पर है, असम में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है बताइएगा, ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी, ये मुख्य रूप से 3 राज्यों के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है, ये असम में। आप असम का एक शहर का नाम है डिब्रूगढ़, उसी के नाम से इसका पड़ा है। शेषाचलम कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश। नंदा देवी कहाँ पर है, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड। अगस्तमलाई कहाँ पर है, अगस्तमलाई कहाँ पर है, अगस्तमलाई कहाँ पर है, ये केरल तमिलनाडु की सीमा पर है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नोकरेक मेघालय। कंचनजंगा सिक्किम। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पचमढ़ी कहाँ पर है,
मध्य प्रदेश में मानस, असम में अचकमर अमरकंटक। अचकमर अमरकंटक कहाँ पर है? यह भी मध्य प्रदेश में है। देखिए 6 जैवमंडल नीचे ऐसे हैं जिनको वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है, बाकी 12 को शामिल किया गया है। 6 कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो कच्छ है जिसको शामिल नहीं किया गया है। दूसरा है दिहांग दिबांग। तीसरा है ठंडा रेगिस्तान। चौथा है शेष अचलम। पांचवा है डिब्रू सैखोवा। छठा है मानस। इनको आप याद रखिएगा, यह जैवमंडल निचय में शामिल नहीं है। आगे देखिएगा, प्रवासी पक्षी की चर्चा की गई है कि उनके आने से भारत में कुछ जो स्थानीय देशज पक्षी हैं, स्थानीय पक्षी हैं, उनकी संख्या में कमी देखने को मिली है। अब आप देखेंगे भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र मिलता है वहाँ लाल सुंदरी कलंगी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें अंडे घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। तो देखिए यही हैं, ये सब साइबेरिया से आती हैं। साइबेरिया कहाँ है? रूस से ये ठंडी में आती हैं कच्छ के रण के पास। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम क्वेश्चन को करेंगे एक एक करके। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।